रिफ्रैक्टरी फॉर स्टील इंडस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एक स्टील प्लांट के अंदर कितने कितने प्रोसेस होते हैं और किस प्रोसेस के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग जानते हैं क्या मेजर ऑफ द रिफ्रैक्टरी टोटल प्रोडक्शन का लगभग 73% स्टील इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है। स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सब डिवीजन होता है, जैसे आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग और फाइनल प्रोडक्ट मेकिंग। वहाँ सब भी अलग अलग टाइप के फर्नेसेस का यूज किया जाता है। तो आज का हमारा कंटेंट होगा स्टील मेकिंग के प्रोसेस फ्लो को समझना, रिफ्रैक्टरी क्या होता है ये भी जानना, और ये हम पहले भी डिस्कस किए हैं। और स्टील प्लांट के कौन कौन से सेक्टर में रिफ्रैक्टरी का क्या क्या कंजप्शन होता है वो देखना, और रिफ्रैक्टरी का क्या रोल है स्टील इंडस्ट्री में इसको देखना, और रिफ्रैक्टरी के परफॉर्मेंस के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस फ्लो की बात करें तो स्टील के लिए सबसे मेजर कंपोनेंट हमारा रॉ मटेरियल्स होता है आयरन ओर, कोल और फ्लक्स। आयरन ओर को हम लोग पहले प्रोसेस करके आयरन मेकिंग जोन में भेजते हैं। देखो, प्रोसेस करने के लिए आयरन ओर जो माइन से हमारे पास आता है उसको बेनिफिशिएशन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। जो बहुत फाइन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज नहीं कर सकते हैं। यदि चार्ज बहुत फाइन पार्टिकल को इसके अंदर चार्ज कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि सारे जो पोर्स हैं उसको भर देगा। तो नीचे से जो हम लोग हॉट गैस चार्ज करते हैं या फ्लेम के बाद हॉट गैस बनता है वो आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसको पैलेटाइजेशन करके आयरन ओर को इसके अंदर चार्ज करते हैं। इसके बाद जो आयरन ओर बहुत फाइन रूप में हमें मिल जाता है, बहुत बेनिफिशिएशन के बाद बहुत फाइन रूप में मिलता है, इसको हम लोग सिंटरिंग प्लांट में भेज करके और इसका पैलेटाइजेशन करते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग इस आयरन ओर को इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज किया जाता है। आयरन मेकिंग जोन जो है बेसिकली दो टाइप के फर्नेस का यूज किया जाता है, एक ब्लास्ट फर्नेस और उसी टाइप का सेम टाइप का फर्नेस है कोरेक्स। दोनों का काम सेम ही होता है कि आयरन ओर को कन्वर्ट करना पिग आयरन में। देखिए, तो आयरन ओर को प्रोसेस करने के लिए ये हमारा तरीका हुआ कि इसका बेनिफिशिएशन करते हैं और पैलेटाइजेशन करके या सिंटरिंग करके हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं। इसी तरह कोल को क्या करते हैं, कोल को हम लोग डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, इसको हम लोग कोक में कन्वर्ट करते हैं। कोक में कन्वर्ट करने के लिए इसको कोक ओवन की जरूरत पड़ती है। कोल को कोक ओवन में चार्ज किया जाता है, फिर इसको इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है अबाउट 1100 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसको बाहर निकाल के क्वांचिंग किया जाता है। क्वांचिंग करने के बाद ये कोक में कन्वर्ट होता है। कोक में कन्वर्ट करने का सबसे मेन हमारा रीजन होता है कि जो भी कोल में इम्प्यूरिटीज होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं और एक पोरस कोक बनाता है। उस पोरस कोक से एक फायदा होता है कि चूंकि ये पोरस होता है तो एयर को पास करने देता है, और दूसरा फायदा होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे जा करके रिएक्शन करता है और हीट पैदा करता है। तो ये था कोल का। ये अगला ये है फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग लाइम के रूप में फ्लक्स का यूज करते हैं। तो लाइम को भी डायरेक्ट जो है चार्ज नहीं ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है, लाइम का पहले कैल्सिनेशन करते हैं। लाइम का कैल्सिनेशन करने के लिए लाइम क्लीन का यूज किया जाता है, और उस कैल्सिनेशन से फायदा क्या होता है कि जो लाइम में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमें प्योर लाइम मिल जाता है, और प्योर लाइम मिलने के बाद इसको ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज किया जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, जिसमें आयरन ओर, कोल और फ्लक्स को हम लोग
अलग अलग रूप में चेंज करके ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज करने लायक बनाते हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? सर वो बेनिफिकेशन प्रोसेस जो उसमें क्या करते हैं? हाँ, तो आयरन ओर जो हम लोग माइन से लाते हैं, तो ओर जो है कई सारे फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं कोर्स के फॉर्म में, कुछ फाइंस के फॉर्म में। उसको सेपरेट करते हैं क्योंकि फाइंस को हम लोग सीधे जो है ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज नहीं कर सकते ना। तो बेनिफिशिएशन में जो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाता है ना, सीविंग की जाती है या अदर जो प्रोसेस किए जाते हैं, ये सब प्रोसेस होते हैं। यहां तक ठीक है? अब yes, sir, अब जो है ये ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज कर दिए, तो ये हमको पिघला करके पिग आयरन दे देगा। ये पिग आयरन यहां से हमको मिल गया, तो ये पूरा आयरन मेकिंग, हम लोग आगे भी आयरन मेकिंग देखेंगे। ये एक ब्रीफ फ्लो चार्ट है कैसे कैसे हमारा प्रोसेस होता है। तो ये आयरन मेकिंग से हमको पिग आयरन मिल गया। फिर पिग आयरन को हम लोग दूसरे सेक्शन में भेजते हैं जो कि स्टील मेकिंग सेक्शन होता है। यहां से हमारा जो ये है, इस आयरन में, पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, अबाउट 4%। तो हमको जबकि स्टील में अबाउट 1% या लेस देन 1% कार्बन की जरूरत होती है और सल्फर की भी कम जरूरत पड़ती है, प्लस कुछ एलॉइंग एलिमेंट को भी हमको ऐड करना होता है, जैसे मैग्नीज, क्रोमियम, जो कि स्टील की प्रॉपर्टीज को इन्हांस करता है। तो इसके लिए फिर ये स्टील मेकिंग सेक्शन में जाता है। स्टील मेकिंग सेक्शन में क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट कार होता है जो हॉट मेटल को स्टील सेक्शन में ले जाता है। यहाँ आगे हम लोग देखेंगे ये टॉर्पीडो लेडल कहलाता है, जो कि जिसका की काम होता है ब्लास्ट फर्नेस के पास से पिग आयरन को लेना और कन्वर्टर तक पहुंचाना। कई सारे प्लांट्स में यहाँ पर भी एक प्रोसेसिंग की जाती है जहां पर कि सल्फर को रिमूव किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है कि पिग आयरन को ला करके इस कन्वर्टर में डाले और कन्वर्टर में प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे कार्बन को रिमूव किया जाता है। कार्बन का रिमूवल हम लोग ऑक्सीजन को ब्लो करके करते हैं। जब ऑक्सीजन को ब्लो करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन है, तो वो CO2 बना करके बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग चेक करते रहते हैं कि कार्बन एक सर्टेन परसेंटेज में आ गया, तो इस कन्वर्टर से जो हमारा ये बना लेस कार्बन का जो स्टील बना, इसको हम लोग एक लेडल में रख लेते हैं। ये इसके बाद ये लेडल में आ जाता है। लेडल को हम लोग लेडल हीटिंग फर्नेस कहते हैं या रीहीटिंग फर्नेस कहते हैं, सॉरी लेडल हीटिंग फर्नेस कहते हैं। इस लेडल हीटिंग फर्नेस में क्या करते हैं हम लोग, एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे कि हमको क्रोमियम की जरूरत है, मैग्नीज की जरूरत है, जो भी हमारा कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि हमें कितना % क्रोमियम चाहिए, कितना % मैग्नीज चाहिए, तो इस लेडल फर्नेस में इसको ऐड करते हैं। जब हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है और इसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, क्रोमियम उतना अचीव हो जाता है या मैग्नीज उतना अचीव हो जाता है, तो इसके बाद हम लोग इसको कास्टर पे ले जाते हैं। तो कास्टर पर यहाँ पे हम लोग ले जाते हैं और यहाँ पे टंडिस होता है, टंडिस के थ्रू मोल्ड में पास करते हुए हमारा बिलेट्स बनाता है या स्लैब बनाता है। ये देखो नीचे स्लैब कास्टर है और ऊपर में बिलेट कास्टर है। फिर दोनों प्रोडक्ट का अपना अपना अलग अलग यूज है। बिलेट्स का यूज हम लोग रॉड बनाने के लिए करते हैं, वायर रॉड या बार बनाने के लिए करते हैं। वहीं स्लैब का यूज हम लोग सीट बनाने के लिए करते हैं। स्लैब जो है नॉर्मली बिलेट्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और जबकि स्लैब्स का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होता है, विड्थ कम होता है। तो ये अंतर होता है। फिर इसको रोल करते हैं तो हॉट स्ट्रिप रोलिंग की जाती है। तो क्योंकि ये स्लैब का थिकनेस काफी ज्यादा होता है, अबाउट 200-300 mm,
तो उसको हीट करके हम लोग रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के बाद ये सीट में कन्वर्ट हो जाता है और सीट में कन्वर्ट होने के बाद एक सर्टेन थिकनेस का 20 mm 30 mm आ जाने के बाद इसको फिर कोल्ड रोलिंग करते हैं। वो कोल्ड रोलिंग मिल लिखा हुआ है। इसके बाद ये एकदम थिन सीट में कन्वर्ट हो जाता है 0.5 mm 0.25 mm, जो कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कार बनाने में यूज करती है, ट्रक्स बनाने में यूज करती है। तो ये सारे सीट्स का यूज हम लोग अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करते हैं, घरों में करते हैं। और इस वायर रॉड का यूज भी हम लोग घरों में, पुल बनाने में या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो ये सारा हमारा स्टील प्लांट का एक फ्लो डायग्राम है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग अलग अलग रिफ्रैक्टिव पढ़ेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि कन्वर्टर का क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है। ये चीजें तो क्लियर है ना इस फ्लो चार्ट से। आगे की बात करें तो हम ये जानते ही रिफ्रैक्टरी क्या होता है। रिफ्रैक्टरी एक इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है जो कि विथस्टैंड कर सकता है कोरोसिव सॉलिड को, एब्रेसिव सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को हाई टेम्परेचर पर। और एक जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिफ्रैक्टरी में एबिलिटी होनी चाहिए हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने की। इसमें एबिलिटी होनी चाहिए सडन चेंज इन टेम्परेचर को सस्टेन करने की, और हाई लोड बेयर करने की एट हाई टेम्परेचर और सर्विस कंडीशन पर। इसमें एबिलिटी होनी चाहिए मोल्टन मेटल, हॉट गैस और स्लैग के इरोजन को विथस्टैंड करने का, हीट को कंजर्व करने का और एब्रेसिव रेजिस्टेंस का। अब देखो रिफ्रैक्टरी जो है स्टील प्लांट के अंदर, अभी हम लोग देखें कि स्टील प्लांट के कई सारे सेक्शंस थे। कोक ओवन था, सिंटर प्लांट था, ब्लास्ट फर्नेस था, लेडल था, कन्वर्टर था। उसमें क्या क्या ये होता है, कितना कितना कंजप्शन होता है, इसकी हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं। देखो स्टील मेकिंग में, जो कि हमारा यहाँ पे सेकेंडरी स्टील मेकिंग था, वहां पे 80% रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। आयरन मेकिंग में 15% स्टील का रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। कोक मेकिंग में 3% का कंजप्शन होता है और 2% मिसलिनियस आइटम्स में यूज होते हैं, जैसे लाइम क्लिन है, सिंटर प्लांट्स हैं। तो ये सब में बहुत कम रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। तो सबसे मेजर कंजप्शन स्टील प्लांट के अंदर हम लोग देखें तो 80% वो स्टील मेकिंग सेक्शन में होता है। स्टील मेकिंग सेक्शन में भी बात करें तो स्टील जोन रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन का बात करें, इस 80% का यदि सब डिवीजन करें तो 16% जो है इसका रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन सिर्फ कन्वर्टर में होता है। 9% का कंजप्शन हॉट मेटल लेडल में होता है और 33% रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन स्टील लेडल में होता है। 1% लांस में होता है और भी छोटे छोटे जो पार्ट है वहां सब भी यूज होते हैं। ठीक है, देखो 28% अभी कास्टर की बात कहे थे, वहां पे 28% रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। RH फर्नेस की बात कहे थे, वहां 9% का कंजप्शन। और जो भी लांस है, ऑक्सीजन लांस होता है और कई सारे पर्जिंग प्लग होते हैं, स्लाइड गेट्स होते हैं, वहां 1% 2% रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। तो मेजर ये 4-5 सेक्शन थे जहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टरी का कंजप्शन होता है। अब स्टील सर वहाँ, हाँ सर वहाँ पे एक जो केयर था उसका मतलब क्या था? क्या? वो जो फिगर था सर उसमें केयर होता था, वो वाला किया KR। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म होगा, आगे देखेंगे। ठीक है सर।
अब देखो स्टील प्लांट प्रोसेस फ्लो की बात करें, अभी हम लोग देखें सबसे पहले रॉ मटेरियल को हैंडल करते हैं, कहाँ रॉ मटेरियल जो आता है उसका बेनिफिशिएशन करते हैं, फिर कोल से कोक मेकिंग करते हैं, इन सब को आयरन मेकिंग जोन में भेज देते हैं, फिर वहां से जो पिग आयरन निकलता है उसको स्टील मेकिंग जोन में भेज देते हैं। स्टील मेकिंग जोन में भेजने के बाद ये प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे हमारा सल्फर रिमूवल प्लांट है वहाँ किया जाता है, फिर प्राइमरी स्टील मेकिंग में भेजा जाता है, प्राइमरी स्टील मेकिंग में जो है कन्वर्टर के अंदर डाला जाता है, फिर सेकेंडरी स्टील मेकिंग में डाला जाता है स्टील लेडल के अंदर, वहाँ पे हम लोग एलॉइंग करते हैं, फिर ये कंटिन्यूस कास्टिंग में चला जाता है जो कि हम लोग बिलेट्स और स्लैब्स देखे। फिर फाइनल ये लोग इसको हम लोग मिलिंग के लिए भेजते हैं, या तो बार बनाना हो या हमारा हॉट स्ट्रिप या कोल्ड स्ट्रिप सीट बनाना हो। अब ये देखो आयरन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो आयरन और कोल और फ्लक्स लिए इसको प्रोसेस कर दिए, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रॉ मटेरियल मिला यहाँ पर इसकी बकेट के थ्रू टॉप से चार्ज किए ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज किए, यहाँ टॉप से चार्ज करते हैं। ये हॉट ब्लास्ट स्टोव होता है। हॉट ब्लास्ट स्टोव का काम क्या होता है कि हॉट गैस प्रोड्यूस करना, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर यहाँ पे टूअर होता है, टूअर से जो है हम लोग चार्ज करते हैं हॉट गैस को और फ्लेम को। तो इससे क्या होता है यहाँ पे बर्निंग होता है, बर्निंग के बाद आयरन और का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद ये फाइनली ये मेल्ट कर जाता है, ये मेल्ट हो गया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद यहाँ पर टैप होल होता है, टैप होल से इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद ये देखो टॉर्पीडो लेडल है, टॉर्पीडो लेडल का काम होता है यहाँ से पिग आयरन को लेना और पिग आयरन को ले करके सेकेंडरी स्टील मेकिंग जोन में पहुंचाना। और देखो यहाँ पे स्लैग हम लोग अलग कलेक्ट करते रहते हैं। इस स्लैग का यूज हम लोग सीमेंट बनाने के लिए करते हैं, स्लैग हम लोग अलग कलेक्ट करते रहते हैं, और हॉट मेटल या पिग आयरन हम लोग अलग कलेक्ट करते रहते हैं। तो ये था। अब क्या है कि कुछ गैसें इससे निकलता है, ये देखो जब यहाँ पे बर्निंग होगा तो कुछ हॉट गैसेस निकले, तो हॉट गैस को यहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डस्ट इसका सेपरेट करते हैं। डस्ट को सेपरेट करने के बाद इससे डस्ट कलेक्ट होने के बाद जो हॉट गैसेस निकलती है उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज किया जाता है। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हॉट ब्लास्ट स्टोव के अंदर चार्ज किया जाता है, जो इसके अंदर रिफ्रैक्टरी होता है उसको हम लोग हीट करने के लिए, जब ये सफिशिएंट हीट हो जाता है तो फिर इसके अंदर कोल्ड एयर को चार्ज करते हैं। कोल्ड एयर चार्ज करने के बाद ये हॉट में कन्वर्ट होता है और फिर इसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर चार्ज करते हैं। तो ये एक साइकिल बना होता है, कंप्लीट साइकिल ये एक बना होता है। यहां तक ठीक है? हेलो सर, वो जो बैग फिल्टर है वो क्या करता है जब हम लोग उसमें ये डस्ट भेजते हैं तो? हाँ, ये डस्ट को कलेक्ट करते रहता है, क्योंकि जब ये यहाँ से गैस निकलेगा तो कुछ आयरन ओर के पार्टिकल, कुछ कोक के पार्टिकल, कुछ लाइम के पार्टिकल को लेकर के निकलेगा। तो लेकर निकलेगा तो इस डस्टी जो गैस है इसका कोई यूटिलाइजेशन हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा के ये फिल्टर लगा करके इसको ये करते, यहाँ पे फिल्टर लगा देते तो गैस का टेंडेंसी होता है ऊपर जाने का, तो ऊपर गैस जाता है और उस फिल्टर से जो है डस्ट पार्टिकल टकरा के नीचे आता है। फिर नीचे हम लोग इसको कलेक्ट करके अलग कहीं ये कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। ठीक है। सर, वो जो हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं? वो मिक्स ऑफ सारा चीज होगा तो रीयूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सेपरेट कर पाएंगे तभी यूज कर पाएंगे ना, अदरवाइज कहाँ यूज करेंगे। वो बहुत कम ही क्वांटिटी में होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डस्ट निकलता है।
लेकिन फिर भी ये डस्ट वाले इसको हम लोग हॉट ब्लास्ट के अंदर हॉट ब्लास्ट स्टोव के अंदर चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर डस्ट कलेक्ट होने लगेगा। पता चला कि पूरा जो है हॉट ब्लास्ट स्टोव हमारा डस्ट से ही भर गया, इसीलिए इसको फिल्टर कर दिया जाता है। यहां तक ठीक है ना? देखो अगला जो है, अब टॉर्पीडो लेकर के हमारे पास आ गया स्टील मेकिंग जोन में। ये देखो टॉर्पीडो लेके आया। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर सल्फर कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, तो इसका सल्फर सबसे पहले रिमूव किया जाता है। सल्फर रिमूव करने के बाद ये देखो, यही जो ऊपर से चार्ज करते हैं ना, ये लांस है। अभी एक वर्ड सुने ऊपर में हम लोग, लांस। तो ये लांस है, लांस से हम लोग कार्बन या कोई भी ऑक्सीजन को इसके अंदर चार्ज कर सकते हैं और प्रोसेस के लिए। जब ये इसका सल्फर हट जाता है तो फिर इसको हम लोग क्रेन की मदद से कन्वर्टर के अंदर चार्ज करते हैं। ये कन्वर्टर के अंदर चार्ज हो गया, फिर इसको इस लैडल को हटा लिया जाता है और ये यहाँ से टॉर्पीडो लेकर के आया और एक लैडल में यहाँ पर इंसर्ट किया इस हॉट मेटल को। जब इंसर्ट किया इस हॉट मेटल को तो ये लैडल कहलाता है हॉट मेटल लैडल। ठीक है, यहां पर हॉट मेटल है तो इसीलिए हॉट मेटल लैडल ये कहलाता है। फिर ये कन्वर्टर हो गया, कन्वर्टर के ऊपर लॉन्च ये लगा होता है। लॉन्च से हम लोग ऑक्सीजन को ब्लो करते हैं। ऑक्सीजन को ब्लो करने के बाद से कार्बन रिएक्ट करता है इस ऑक्सीजन से और कार्बन रिड्यूस हो जाता है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। फिर इसको हम लोग एक लैडल में चार्ज कर देते हैं। इसको हम लोग स्टील लैडल कहते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे स्टील बन जाता है और यहाँ पे हॉट मेटल रहता है और यहाँ पे स्टील बन जाता है। समझ में आप लोग डिफरेंस देखिए। 3 तरह के हम लोग लैडल देखे, एक टॉर्पीडो लैडल देखे और हॉट मेटल लैडल देखे और एक स्टील लैडल देखे। तीनों में हम लोग अलग अलग ब्रिक्स का यूज करते हैं। आगे ब्रिक्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। फिर इस स्टील लैडल में हम लोग एलॉइंग करते हैं। बताए कि एलॉइंग का पर्पस होता है क्या, हमारा जो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होता है वो मैग्नीज क्रोमियम क्या क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग एलॉइंग करते हैं। फिर एलॉइंग करने के बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे इसमें बबल ट्रैप रह गए हैं, तो इसको जो है आरएस डीगैसर में जाके वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो धीरे धीरे सारा गैस बाहर निकल जाता है। तो जिससे है कि हमारा स्टील जो है प्योर स्टील मिलता है और डिफेक्ट फ्री स्टील मिलता है। फिर इसको हम लोग जो है कास्टर पे भेज देते हैं। कास्टर पे भेजने के बाद ये देखो, ये एक टंडिस है। टंडिस में ये स्टील लैडल अपना जो स्टील था ये स्लाइड गेट के थ्रू इसे टंडिस में भेज दिया। भेजने के बाद इस टंडिस में सब इंट्री नोजल लगा हुआ रहता है और उससे मोल्ड कनेक्टेड रहता है और मोल्ड में जाने के बाद जिस आकार का हमको स्टील चाहिए, जिस आकार का हमको प्रोडक्ट चाहिए, ये कास्ट कर देता है। ओके, यहां तक ठीक है ना? हेलो, यस सर। यस सर। आज यहीं तक रहने दो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़ा है। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज दूसरे चीज के साथ मिक्सअप होने लगेगा। ये स्लाइड आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ है और जो हमने बताया है आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में सारे प्रोसेस को लिखिए। ठीक है, अपने से स्लाइड को देख करके हिंदी में या इंग्लिश में सारे प्रोसेस को लिखिए। आपका ये असाइनमेंट रहा आज का, क्योंकि इससे आगे भी प्रोसेस हैं वो बता देंगे तो काफी लंबा आज का लेक्चर हो जाएगा। ओके।